नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक क्लासेस में। तो सभी आईटीआई वाले भाई बहन इस वीडियो को पूरी देखना। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अब की बार 70% हरियाणा LMSA के लिए आने वाली है और WPO के लिए भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी भाई, तो वो साथी भी जरूर देखें। और आज का अपना एक नंबर और 151 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का एक नंबर होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी जो न्यूमी बुक का सोल्यूशन सुधरा है उसकी अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो देखिए आज के एक नंबर क्वेश्चन, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। यानी प्रति यूनिट ठोस कोण में उस प्रकाश स्रोत जो अपना लैंप होता है उसके द्वारा पैदा किया गया जो प्रकाश होता है, चमकदार प्रवाह उसको बोला गया है, उसको क्या कहते हैं। प्रति ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा पैदा किया कुल प्रकाश है वो क्या कहलाता है, ल्यूमन या कैंडेला, या उसको बोलते हैं इल्यूमिनेस या चमकदार तीव्रता। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, ल्यूमिन इंटेंसिटी इसको बोलते हैं दोस्तों। प्रति कोई ठोस कोण होता है उस पर उस प्रकाश स्रोत द्वारा पैदा की गई जो रोशनी होती है, पूरा जो प्रकाश होता है ठोस कोण में, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिन इंटेंसिटी या चमकदार तीव्रता बोलते हैं दोस्तों। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या, हिंदी एक मतलब निम्मी की एकदम शुद्ध हिंदी की लैंग्वेज होती है दोस्तों। तो इसका क्या है, आता हुआ क्वेश्चन में कई बार गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन है हर तरीके से आपको पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है और एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के बाहर और अंदर करवाता है दोस्तों। तो चमकदार प्रवाह, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स है, तो इसकी इकाई होती किसकी इकाई होती है, तो लक्स है ल्यूमन, कैंडेला ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ल्यूमन, यानी प्रदीप्ति ल्यूमन से फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमन होती है दोस्तों। चमकदार प्रवाह ल्यूमन इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, उसकी इकाई होती है ल्यूमन। अगला अपना क्वेश्चन है कि चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। प्रदीप्ति दक्षता यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, चमकदार को मतलब प्रदीप्ति बोला गया है। प्रदीप्ति दक्षता की इकाई है लक्स ल्यूमन, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर या ल्यूमन प्रति वाट। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन ल्यूमन प्रति वाट, प्रदीप्ति दक्षता की इकाई होती है ल्यूमन प्रति वाट, याद रखना दोस्तों। और वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है, कैसे करते हैं। वैक्यूम बल्ब होता है उसमें जैसे सक्रिय गैस भरी जाती है दोस्तों, निर्वात में सक्रिय गैस भरकर तो उस सक्रिय गैस का वाष्पीकरण न हो, तो इसके लिए हम क्या करें, अक्रिय गैस भरें या बल्ब में आर्क का उत्पादन करें या उसका हीटिंग जो फिलामेंट होता है उस तंतु प्रतिरोध का उसका प्रतिरोध कम करें या उस प्रतिरोध को बढ़ाएं। तो राइट आंसर इसका ए होगा, अक्रिय गैस उसमें भर दी जाती है दोस्तों। सक्रिय गैस भरी जाती है प्रकाश पैदा करने के लिए और अक्रिय गैस भरी जाती है सक्रिय गैस का वाष्पीकरण होने से रोकने के लिए। यानी क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला अपना क्वेश्चन है कि कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। क्वाइल्ड कोयल, क्वाइल्ड कोयल लैंप होता है जिस प्रकार एक इस प्रकार ये कोयल मतलब इसको बोलेंगे हम क्या, कोयल हो गया, एक कुंडली हो गई। और एक पूरी कुंडली के द्वारा ही हम एक पूरी कुंडली की ही एक अलग कुंडली बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाइल्ड कोयल बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के लैंप का मुख्य लाभ होता है उच्च गलनांक या उच्च प्रकाश उत्पादन या कम संचालन वोल्टेज या कम बिजली की खपत होती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, हायर लाइट आउटपुट। यानी एक तो जैसे सीधी कॉइल होगी ये प्रकाश पैदा करी है, एक पूरी इससे कॉइल की हमने एक और कुंडली बना दी, इस प्रकार एक कुंडली बड़ी बना दी। तो राइट आंसर मतलब आप समझ गए होंगे कि एक की बजाय जो पूरी कॉइल है इसका प्रकाश ज़्यादा पैदा होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। और अगला अपना क्वेश्चन है कि परावर्तक का नाम क्या है, रिफ्लेक्टर में दिखाया गया है, तो इसका नाम पूछा गया है दोस्तों, क्या होता है रिफ्लेक्टर का। तो एक रिफ्लेक्टर का काम होता है प्रकाश फैलाना, लेकिन जो आकृति आपको दिखाई गई है वो कौन सी है, दर्पण प्रकार की, नरम प्रकाश प्रकार की, परवलयिक प्रकार की। तो राइट आंसर पैराबोलिक प्रकार की, यानी एक पैराबोलिक हाई पैराबोलिक होती है इस प्रकार आकृति। तो ये ऑप्शन इसका सी ऑप्शन, यानी पैराबोलिक प्रकार का रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। और अगला अपना क्वेश्चन है प्रकाश का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट। एक लाइट हमें दिखाई गई है, इसका डायग्राम हमें पूछा गया है कि किस प्रकार की ये लाइट है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, स्पॉट लाइट, विस्तृत रोशनी, फ्लड लाइट या फ्लैश लाइट। डायग्राम को ध्यान से देखने पर राइट आंसर इसका स्पॉट लाइट होगा दोस्तों, यानी स्पॉट लाइट है। और सभी सिंबल से प्रदीप्ति के उपकरण के मापक यंत्रों के सभी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी हर चैप्टर के जो अपने
सिंबल हैं वो आपको एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में एक PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। एग्जाम के टाइम एकदम क्विक रिवीजन सारे करवा दिया जाएगा। और सिंबल एक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं और एकदम अच्छे अच्छे सिंबल आप पूछे जाते हैं, जिनको मतलब देख कर क्या है आपका दिमाग थोड़ा सा क्या है हिल सकता है। इस प्रकार के पूछे जाते हैं। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है? एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है, यानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। HPSV लैंप यानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है दोस्तों। तो उसमें आर्क एक कौन सा उपकरण होता है? वो आर्क यानी आर्किंग वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV चौक में दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है। तो आर्क ट्यूब होती है या सोडियम वाष्प होती है या एक ट्रांसफार्मर होता है या हाई प्रेशर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। तो राइट आंसर होगा रिसाव ट्रांसफर यानी लीकेज ट्रांसफार्मर होता है। उस हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में एक ट्रांसफार्मर होता है जो क्या है एक चिंगारी आर्किंग वोल्टेज पैदा करता है और चौक का भी कार्य करता है। तो राइट आंसर अपना C ऑप्शन। और याद रखना लीकेज ट्रांसफार्मर के कौन से काम है? आर्किंग पैदा करना और एक चौक के रूप में कार्य करना हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में। और अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, लैंप का नाम क्या है? यहाँ पर एक लैंप का डायग्राम दिखाया गया है और हमसे पूछा है कौन सा एक लैंप होगा ये। तो राइट आंसर है जैसे देखें अमेटी, मरकरी, ऑर्गन, टंगस्टन, मरकरी वेपर लैंप यानी अमेटी और MV। और HP धातु हेलोइड लैंप, MB टाइप लैंप, MB प्रकार का HPMV लैंप या MA प्रकार का HPMV लैंप। तो राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों D ऑप्शन, यानी मरकरी ऑर्गन टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। मरकरी ऑर्गन और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम हमें दिखाया गया है दोस्तों, याद रखना। अगला अपना क्वेश्चन है कि फ्लड और औद्योगिक वायरिंग प्रकाश व्यवस्था, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है फ्लड के लिए? तो इसके लिए प्रत्यक्ष प्रकाश या अप्रत्यक्ष प्रकाश, अर्ध प्रत्यक्ष या अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है प्रत्यक्ष प्रकाश, यानी फ्लड और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रीज में और एकदम फुल तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है तो इसके लिए फ्लड लाइट होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रकाश हमसे चाहिए और इसमें लगभग 90 से 95% प्रकाश है वो एकदम जो अपना है कार्यस्थल पर पड़ता है दोस्तों। और अप्रत्यक्ष में लगभग 10% और अर्ध प्रत्यक्ष में लगभग 10 अर्ध प्रत्यक्ष में लगभग 40 से लगभग 60-70 और अर्ध प्रत्यक्ष में लगभग 10 से 40% प्रकाश है वो कार्यस्थल पर हमसे पड़ता है। और अगला अपना क्वेश्चन है कोल्ड कैथोड लैंप है वो कौन सा है? व्हाट इज द कोल्ड कैथोड लैंप हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? हेलोजन लैंप और नियॉन संकेत लैंप या नियॉन इंडिकेटर लैंप, फ्लोरोसेंट या मरकरी वेपर लैंप। तो राइट आंसर इसका B ऑप्शन रहने वाला है नियॉन साइन लैंप या नियॉन इंडिकेटर लैंप है वो कोल्ड कैथोड लैंप की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो अगला अपना क्वेश्चन है वो मापक यंत्रों से संबंधित है। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? यानी एक पॉइंटर है मापक यंत्र का, शून्य से उन्हें उस पैमाने पर गति करवानी है तो कौन सा बल हमें लगे? बल को नियंत्रित करना, विचलन बल या वायु घर्षण या भंवर धारा घर्षण। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी विचलन करवाना है उस पैमाने पर इसको गति करवानी है तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उस पर कार्य करेगा तभी वो सुई है वो उस पैमाने पर गति करेगी। कंट्रोलिंग तो क्या है उसको कंट्रोल करेंगी और बाकी ये क्या है डैम्पिंग प्रणाली है दोनों। अगला अपना क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण को उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? यानी कोई मापक यंत्र है और उसमें कंट्रोलिंग की कौन सी विधि है? गुरुत्वाकर्षण विधि है। तो उसको हमें किस स्थिति में काम में लेंगे? किसी भी स्थिति में या ऊर्ध्वाधर में या झुकी हुई में या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में। तो राइट आंसर इसका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, यानी गुरुत्वीय बल तो तभी काम करेगा जब कोई वस्तु 90 डिग्री पर मतलब 90 डिग्री पर लटकी हुई हो। तो राइट आंसर ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई अवस्था में इसको काम में लेंगे तभी वो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है वो कंट्रोलिंग बल अच्छे तरीके से कार्य करेगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि पैमाने का नाम क्या है? पैमाना हमसे पूछा गया है और इसका नाम हमसे पूछा कौन सा है? तो लीनियर है या मोटा पैमाना है या विस्तारित पैमाना है या गैर रेखीय नॉन लीनियर है? तो ध्यान से देखने पर दोस्तों जूम इन करने पर इसको देखिए कि
यहाँ पर 2 किलो ओम, फिर इसके बाद में सीधा ही 1 किलो ओम, फिर सीधा जस्ट 500 ओम, फिर 100 ओम, 50 ओम, और इसके बाद में जैसे एकदम मतलब अचानक से इसके मान में कमी हो रही है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ पर आने पर बिल्कुल अब मान बिल्कुल घट गया, लेकिन एक पैमाने के समान रूप से नहीं घटा। यहाँ पर 10 और 5 के बीच में इतनी लंबा गैप है, और यहाँ पर देखो 2000 और 1000 के बीच में बिल्कुल छोटा सा गैप है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? अपना पैमाना होगा नॉन लीनियर, गैर रेखीय पैमाना होगा दोस्तों। नहीं, नॉन लीनियर नहीं होता, रेखीय पैमाना लीनियर पैमाना होता है, उसमें सभी में क्या है, समान मात्रा में गैप होता है अभी, और ये गैर रेखीय पैमाना होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? मापक यंत्रों में कुछ अलग अलग प्रकार की त्रुटियां होती है दोस्तों। तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति, यानी जो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग ले ली हमने, तो ये कौन सी त्रुटि होगी ये? तो राइट आंसर इसका होगा उपकरण त्रुटि, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, स्विचिंग त्रुटि। तो वातावरण प्रभाव होते हैं, उसके कारण जो त्रुटि आती है वो होती है इन्फ्लुएंस एरर। और अब इंस्ट्रूमेंट यानी हमने रीडिंग गलत ले ली, तो यानी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग उसने गलत बताई है, तो उसका राइट आंसर उपकरण की त्रुटि, यानी उपकरण में गलती के कारण वो त्रुटि हो गई। और ये अलग 2 त्रुटि आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगला अपना क्वेश्चन है 166 नंबर, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान वाले मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग है वो किया जाता है? बिल्कुल कम मान हो गया दोस्तों 1 ओम, या इससे भी कम है, तो उसके लिए हम कौन सा काम में लेंगे? मेगा ओमीटर, मल्टीमीटर, संट टाइप ओमीटर या श्रृंखला टाइप ओमीटर। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है संट टाइप ओमीटर। संट टाइप ओमीटर का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि उन्नत मेगा ओमीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल? मेगा ओमीटर में तीसरा सिरा होता है, उसका काम पूछा गया है कि उसका क्या काम होता है। तो राइट आंसर इसका होगा उच्च ओमिक मान प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करने के लिए, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने के लिए, या दोलन के बिना स्टिक रीडिंग प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों। मेग्र में तीसरा सिरा होता है, वो क्या है कि उसको गेट एक्यूरेसी रीडिंग विदाउट ओसिलेशन। तो दोलन के बिना स्टिक रीडिंग प्रदान करने के लिए हमें तीसरे सिरे की आवश्यकता होती है दोस्तों। संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? डायग्राम दिए गए दोस्तों, और हमसे नाम पूछा है इसका क्या है। तो ये है दोस्तों मैंगनीन का एक चित्र। राइट आंसर है डी ऑप्शन। मैंगनीन का डायग्राम हमें दिखाया गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान है पूर्वक इन डायग्राम को आपको देख के जाना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉयल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल? तो इसमें समान पैमाना होता है, एक तो होता हमने बात की थी समान पैमाना यानी लीनियर पैमाना, और एक था नॉन लीनियर असमान पैमाना। तो चल कुंडली यानी मूविंग कॉयल यंत्र में समान पैमाना होता है, तो उसका कारण क्या होता है? यहाँ पर उसका टॉर्क की बात, टॉर्क के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका टॉर्क है वो किसके समानुपाती होती है या किसके विलोमानुपाती होता है। तो राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन आपको अब दिखाई देगा पूरा, यानी चल कुंडली मीटर के समान पैमाने पर होने का कारण होता है दोस्तों कि उसका टॉर्क होता है वो धारा के समानुपाती होता है। मूविंग कॉयल जो यंत्र होते हैं उनका टॉर्क होता है वो धारा के समानुपाती होता है दोस्तों। और जो नॉन लीनियर पैमाना होता है, अरैखिक पैमाना होता है, उसका टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, यानी मूविंग कॉयल यंत्र होते हैं जितने भी, उनका टॉर्क धारा के समानुपाती होता है। और जो नॉन लीनियर यानी एक होता है मूविंग कॉयल और एक होता है MI मूविंग आयरन, MI यंत्र का टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, विचलन बला घूर्ण धारा के समानुपाती होता है, इस कारण क्या होता है, पैमाना समान होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूम रही है तो कौन सी त्रुटि होगी? तो उसको गति की त्रुटि, कला त्रुटि, घर्षण त्रुटि या रेंगने की त्रुटि। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों डी ऑप्शन, क्रिम्पिंग एरर यानी रेंगने की त्रुटि इसको बोलेंगे। और अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि सीटी की सेकेंडरी खुल जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी अगर ओपन हो जाती है तो क्या होगा?
तो राइट आंसर सीटी के प्राथमिक यानी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, या वोल्ट एम्पियर की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, या वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाएगी, या सीटी की सेकेंडरी जल जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों सेकेंडरी की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी अगर वो ओपन होगी तो, क्योंकि उसमें उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शंट प्रकार के ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोधों का उद्देश्य क्या है। शंट प्रकार के ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोधक, शंट मीटर में एक है जो वेरिएबल प्रतिरोधक एडजस्टेबल प्रतिरोधक जुड़ा होता है, उसका क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा है। क्या बैटरी का निरावेशन करने से, या पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए, या धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करने के लिए, या पॉइंटर को शून्य समायोजन के लिए। तो राइट आंसर इसका डी होगा दोस्तों। जो एडजस्टेबल वेरिएबल प्रतिरोधक जो शंट प्रकार के मीटर में लगा होता है, तो उसका काम होता है पॉइंटर को शून्य समायोजन स्थिति में रखना। और मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग किसकी बनाई जाती है दोस्तों, इस्पात, चांदी, कलई की, व तांबा या फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो हरियाणा डीएच में जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन 183 पोस्टों वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर फॉस्फर ब्रॉन्ज होगा दोस्तों, फॉस्फर ब्रॉन्ज। और वेरेलियम धातु भी वहाँ पर ऑप्शन था, वेरेलियम धातु, तो वो भी आपको याद रखनी है। फॉस्फर ब्रॉन्ज कई बार नया देकर वो वेरेलियम धातु बोल दिया जाता है उसको। अगला अपना क्वेश्चन है कि सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करते हैं। उसमें प्रेरण, रासायनिक या स्थिर विद्युत प्रभाव। तो राइट आंसर इसका जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं वो प्रेरण प्रभाव इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं दोस्तों। राइट आंसर बी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि स्प्रिंग नियंत्रण के लिए प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। जहाँ पर जिन उपकरणों में कंट्रोलिंग जो विधि होती है वो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली होती है, तो उसको हम किस स्थिति में काम में ले सकते हैं, किसी भी स्थिति में, या केवल ऊर्ध्वाधर में, या केवल झुकी व्यवस्था में, केवल क्षैतिज अवस्था में। तो राइट आंसर इसका किसी भी स्थिति में, यानी स्प्रिंग को तो क्या है मतलब वर्टिकल अवस्था में, खड़ी अवस्था में रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, झुकी अवस्था में रख सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में जहाँ पर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली काम में लाई जा रही हो, तो उस उपकरण यंत्र को हम किसी भी स्थिति में काम में ले सकते हैं। अब द्रव वाली होती है तो उसको हम वर्टिकल में काम में लेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाली तो उसको वर्टिकल में काम में लेंगे, लेकिन इसको क्या है किसी भी स्थिति में काम में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी अपने डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।